नमस्कार मित्रों, PYQ मित्रा के इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार। आज हम जेपीएससी और जेएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी परहा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम। बिल्कुल। यह एक पारंपरिक शासन व्यवस्था है जिसके बारे में जानना आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस व्यवस्था की हर परत को समझते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल तो यही है कि यह शासन व्यवस्था किस जनजाति से जुड़ी हुई है, इसका ओरिजिन क्या है? हाँ, तो ये शासन व्यवस्था मुख्य रूप से ओरांव ट्राइब से जुड़ी हुई है। पुराउन जनजाति? जी, अगर आप झारखंड के मैप पर भी देखें तो इनका कंसंट्रेशन साफ दिखाई देता है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर, वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से काफी मिलता जुलता है। ओह, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं, सदियों से साथ रहते आए हैं तो व्यवस्थाओं का आदान प्रदान तो होता ही है। सही बात है। ठीक है, तो चलिए गांव के स्तर से शुरू करते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल से। गांव का प्रशासनिक प्रमुख, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कौन होता है? गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता है। महतो? जी, महतो। और महतो के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मतलब प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह के अधिकार होते हैं। तो गांव के झगड़े सुलझाना, ये सब काम उनका था? हाँ, उनका मुख्य काम ही यही था कि गांव के मामलों और विवादों को सुलझाना, लेकिन वो ये अकेले नहीं करते थे। अच्छा। इस काम में गांव के जो अनुभवी बुजुर्ग होते हैं वो उनकी सहायता करते थे। एक तरह की काउंसिल होती थी। मतलब एक कलेक्टिव विजडम का कॉन्सेप्ट था। एग्जैक्टली। अब महतो की सहायता के लिए भी कोई होता था? हाँ, मेरा अगला सवाल यही था, क्या उनका कोई ऑफिशियल असिस्टेंट होता था? हाँ, महतो के सहायक को मांझी कहते हैं। मांझी? जी, मांझी का मुख्य काम एक मैसेंजर का है, एक संदेशवाहक का। ओके। वो महतो के पंचायत के आदेशों और दूसरी सार्वजनिक सूचनाओं को गांव वालों तक पहुंचाता है। तो फ्लो कुछ इस तरह है, महतो से मांझी और मांझी से विलेजर्स तक। बड़ा ही एफिशिएंट सिस्टम लगता है ये तो। जी। ठीक है, ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, लेकिन समाज में धर्म का भी एक बड़ा रोल होता है। तो धार्मिक मामलों को कौन देखता था? उसके लिए एक अलग पद था। गांव के धार्मिक प्रमुख को पाहन कहा जाता है। पाहन? हाँ, सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, त्योहार, विवाह समारोह, ये सब कुछ पाहन ही संपन्न कराते थे। अच्छा, और इस पद के लिए कोई खास शर्त या कुछ ऐसा था? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त थी। पाहन केवल एक विवाहित व्यक्ति ही हो सकता है। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। जी, और पाहन के परिवार को पाहन खुंट के नाम से जाना जाता है। पाहन खुंट? हाँ, एग्जाम के लिहाज से एक और जरूरी बात यह है कि पाहन को उसकी सेवाओं के बदले में टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी। टैक्स फ्री लैंड? जी बिल्कुल। और उसे कहते थे पहानाई लैंड? पहानाई लैंड। ठीक है, ये टर्म जरूरी है। अब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास महातू हो गए, मांझी हो गए, पहाना हो गए। क्या इन दोनों के अलावा भी कोई महत्वपूर्ण पद है गांव में? बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है बैगा। बैगा? हाँ, जिन्हें वैद्य या हीलर भी कह सकते हैं। तो एक तरह से गांव के डॉक्टर या ओझा? कुछ वैसा ही। वर्तमान में बैगा का काम पहान की सहायता करना और गांव के देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत रखना है। अच्छा, मतलब आज उनका रोल एक सहायक का है। जी, लेकिन यहाँ एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बताइए। महतो के प्रशासनिक कर्तव्यों को संभालने से पहले बैगा ही गांव का एकमात्र प्रमुख, सोल हेड हुआ करता था। क्या बात कर रहे हैं, मतलब सेकुलर और रिलीजियस दोनों मामले वही देखते थे? बिल्कुल, बैगा ही राजा था और बैगा ही पुजारी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि बैगा पहले एकमात्र प्रमुख था। तो ये बदलाव कैसे आया? मतलब एक सिंगल अथॉरिटी से ये स्प्लिट इन ड्यूटीज कैसे हुआ? इसे हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। ओके। पहला था एंसेस्ट्रल फेज। इस चरण में बैगा एकमात्र अथॉरिटी था जो सेक्युलर और रिलीजियस दोनों मामले देखता था। ठीक है। फिर आया ट्रांजिशन फेज। समय के साथ गांव बड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतें जटिल होती गईं, तो कर्तव्यों के बंटवारे की जरूरत पड़ी। मतलब एक व्यक्ति के लिए सब संभालना मुश्किल हो गया। एकदम। और यहीं से आता है तीसरा चरण, अ बाइफर्केशन ऑफ पावर, जो कि करंट सिस्टम है। आज की व्यवस्था? जी, आज की व्यवस्था में शक्ति का विभाजन हो गया है। महतो अब सेक्युलर और एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं और पहान धार्मिक मामले। और बैगा का रोल पहान के सहायक का हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी तक हमने एक गांव की बात की, पर क्या कई गांवों को मिलाकर भी कोई व्यवस्था बनती थी?
मतलब कोई इंटरविलेज काउंसिल? हाँ बिल्कुल, यहीं से ये व्यवस्था और बड़ी और दिलचस्प होती है। कई गांवों के समूह, अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस से एक अंतरग्राम परिषद बनती थी, जिसे परहा कहा जाता है। परहा? जी, परहा। और इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवादों को सुलझाना। जैसे जमीन को लेकर या पानी को लेकर झगड़े? हाँ, बिल्कुल वैसे ही मामले। और परहा की संरचना भी 3 स्तरों में विभाजित थी, लो, मिडिल और हाई। ये तो काफी ऑर्गेनाइज्ड है। और एक बहुत ही प्रगतिशील बात यह है कि पंचायत की कार्यवाही में महिलाएं भी पुरुषों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। वाकई? ये तो आज के समय के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो इस परहा पंचायत का भी कोई प्रमुख होता होगा, कोई हेड? हाँ, परहा पंचायत के प्रमुख को परहा राजा कहते हैं, जो उस पूरे क्लस्टर का हेड होता है। परहा राजा? जी। जिन मामलों को गांव के स्तर पर माहतो हल नहीं कर पाते, उन्हें परहा राजा के पास भेजा जाता था। तो एक तरह से परहा राजा गांव के लिए एक अपीलेट कोर्ट की तरह काम करता था। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एन अपीलेट कोर्ट। और अगर मान लीजिए कोई मामला इतना पेचीदा है कि परहा राजा भी नहीं सुलझा पाए, तो क्या होता था? क्या उसके ऊपर भी कोई अथॉरिटी थी? हाँ थी। रास्ता वहां बंद नहीं होता था। तब मामला परहा दीवान के पास जाता था। परहा दीवान? जी। परहा दीवान इस पूरी शासन व्यवस्था का सुप्रीम ऑफिसर होता है। सुप्रीम ऑफिसर? तो इसकी तुलना हम आज के सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझने के लिए ये सबसे अच्छा एनालॉजी है। परहा दीवान सभी परहा राजा से ऊपर होता है और उनके बीच समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन भी करता है। और फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं का होता था? जी। परहा राजा द्वारा ना सुलझाए गए मामले अंतिम फैसले के लिए यहीं आते थे। उनका फैसला ही अंतिम होता था। ये व्यवस्था तो मतलब काफी विस्तृत है। गांव, फिर परहा, फिर परहा राजा और सबसे ऊपर परहा दीवान। इसमें कैबिनेट जैसी कोई संरचना भी होती थी क्या? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। हाँ, परहा के भीतर कुछ विशेष गांवों को स्थायी प्रशासनिक भूमिकाएं, परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स सौंपी जाती थीं। पूरे के पूरे गांव को? ये कैसे? हाँ, जैसे एक होता था राजा विलेज जो हेड होता था। ठीक है। एक होता था दीवान विलेज जो मिनिस्टर या एडवाइजर का काम करता था। ओके, मंत्री गांव। जी। फिर एक पनेरे विलेज जो क्लर्क का काम करता था। एक कोटवार विलेज जो गार्ड की भूमिका निभाता था। और बाकी गांव? बाकी गांव कहलाते थे प्रजा विलेज, यानी सब्जेक्ट्स या सिटीजन्स। मतलब जिम्मेदारियों का बंटवारा सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि गांवों में भी था। अद्भुत। जी अच्छा, क्या एक परहा का दूसरे परहा के साथ कोई संबंध होता था, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन? बिल्कुल। और उसके लिए एक बहुत ही अनोखा डिप्लोमेटिक अलायंस का मैकेनिज्म था। वो क्या था? देखिए, अगर कोई गांव अपने मूल संघ, ओरिजिनल फेडरेशन से संबंध तोड़े बिना किसी दूसरे परहा में शामिल होना चाहता है, तो उसे दूध भैया गांव का दर्जा दिया जाता था। दूध भैया गांव मतलब मिल्क ब्रदर विलेज? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब था कि वो अपने पुराने परहा से खून का रिश्ता तोड़े बिना नए परहा से दूध का रिश्ता बना रहा है। तो वो दोनों का सदस्य रहता था? जी। नए परहा में शामिल होने पर वह अंतर परहा यानी इंटरपरहा सदस्य बन जाता और इस तरह एक दोहरी राजनयिक संधि, अ डुअल डिप्लोमेटिक बॉन्ड बनाए रखता था। ये तो बहुत ही फ्लेक्सिबल और एडवांस सिस्टम है ना? इस व्यवस्था में कोई और बड़ी संस्था या कोई विशेष आयोजन भी होता है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? हाँ, 2 और चीजें हैं। एक है दादा परहा। दादा परहा संगठन? हाँ। और दूसरा है परहा पंच इवेंट। ये क्या होता था? ये परिषद आश्विन पूर्णिमा के दिन एक बड़ी सभा का आयोजन करती थी। एक सालाना जलसा जहां शायद बड़े फैसले होते होंगे। समझ गया। ठीक है, तो अंत में रिवीजन के लिए क्या हम न्याय की इस पूरी हायरार्की को एक बार जल्दी से दोहरा सकते हैं? जरूर, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कहां से शुरू होता है मामला? लेवल 1, द विलेज। विवाद यहीं से शुरू होता है। इसे महतो, एडमिन और पहान, रिलीजियस द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, पहला स्तर गांव। अगर यहां नहीं सुलझा तो लेवल 2, द अपील। मामला गांव में नहीं सुलझता तो वो परहा राजा जो क्लस्टर हेड है उसके पास अपील में जाता है। और तीसरा और आखिरी स्तर लेवल 3, फाइनल वर्डिक्ट। और अगर परहा राजा भी फैसला नहीं दे पाता तो मामला अंतिम फैसले के लिए सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण, हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी परहा दीवान के पास जाता है, द सुप्रीम कोर्ट। महतो, फिर परहा राजा और आखिर में परहा दीवान। बिल्कुल साफ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने एक ऐसी व्यवस्था को समझा जो हजारों साल पुरानी होकर भी
कितनी आधुनिक है। जी बिल्कुल। शक्ति का बंटवारा, अपील की गुंजाइश, डिप्लोमेटिक अलायंसेस, ये सब कुछ इसमें था।